उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था और उसके साथ आपने वो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब अभी जो हमने करना है दैट इज कर्वीलिनियर मोशन नॉर्मल कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? नॉर्मल कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला सिस्टम नॉर्मल कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमें पाथ नोन हो। क्या नोन हो? पाथ नोन का मानी ये है कि मैथमेटिकली जब टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, हमें चीज़ों की मिकदार का तयन कर रहे हैं, तो इसके मुराद ये है कि पाथ नोन किस तरह पाथ नोन हो? मैथमेटिक्स की टर्म में। किस टर्म में? मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला की रियाजियाती इक्वेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टू जस्ट गिव यू द एग्जांपल कि मैथमेटिकली पाथ किस तरह नोट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो आपको पहले जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए दी गई है कि जनरल कॉन्सेप्ट में जो पाथ नोट से क्या मुराद है कि आपने यहाँ से जाना है कोऑर्डिनेटर ऑफिस, ऐसे ही है, तो उधर जाने के 2 या 3 रास्ते हैं जो सारे आपको पता है, ऐसे ही है, तो पाथ दोनों होगा। लेकिन ये लेन है के लिए और टेक्निकल बनने के लिए वो जो पैराबोला जो फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल को एग्जांपल मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज द पाथ नोन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब आपने कभी गूगल ऑन किया है किस मैप डायरेक्शन शीट में? उसके ऊपर नीली लाइनें आ जाती हैं, तो आपका जो पाथ क्या हो गया? वो हो गया, यू नो कि हमने जाना इस पाथ में, ये पाथ नोन। अच्छा, उसके अलावा आप गूगल मैप का एग्जांपल क्यों है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बल्कि डिफरेंट किस तरह है? उस तरह है कि हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें ओरिजिन क्या था? फिक्स था। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? वो भी ओरिजिन के साथ फिक्स था, वो मूव नहीं, उसकी बाजू में वो मूव नहीं कर रहे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बॉडी के ऊपर चिपका हुआ होगा। बॉडी के ऊपर क्या होगा? चिपका हुआ होगा, उसके ऊपर लगा हुआ होगा। जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये सारी बातें डिस्कस होगी। अब इसमें जो अहम चीज है पाथ नोन की, फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि जो रोड के कर्वेचर्स है, रोड जहां भी कर्व लेती है तो वो कर्व जो दिया जाता है रोड को या उसकी बैंकिंग, कर्व और बैंकिंग में क्या फर्क है? रोड मुड़ रहा है तो वो कर्व है, और रोड की बैंकिंग क्या है? रोड जब एक साइड से उठा दिया जाता है तो उस रोड की कर्व और बैंकिंग वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो वहां पर मैथमेटिकल पाथ हम नोट करते हैं यूजिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल कर दिया, हो गया, अंदाजा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अभी क्या इसमें चीज है? हाँ, जो भी है चीज इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बोला है कि ओरिजिन जो एक पॉइंट पे फिक्स पड़ा है और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो पार्टिकल के ऊपर चिपका हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द आर्म्स, 2 आर्म्स। ठीक है, और जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज इस्तेमाल करते हैं उसकी जो आर्म्स है वो दूसरे के ऊपर क्या होनी चाहिए? आपको 90 डिग्री के। ठीक है, इस तरह है ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और तीसरी आर्म इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब ये यूं समझे कि गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के ऊपर ये फिक्स हुआ,
ठीक है। अब गाड़ी मुड़ी है, जरा चेक करिए क्या हो रहा है, इन बाजू की डायरेक्शन क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। बाजू की डायरेक्शन क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। पिछले टॉपिक में जब हमने डेरिवेटिव लिया था x i डॉट का, तो हमने निक्षेप को लगाया, हमने किया था x डॉट i प्लस x वैसे ही और i डॉट किया था, ठीक है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में i की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में i की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वो जो प्रीवियस पढ़ा था नहीं हो रही थी। ये क्या हो गया था, जीरो हो गया था ना, ये वाला क्या हो गया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये डायरेक्शन तब्दील कर रहा है। तो अब जब करेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बात करेंगे, उस डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अब ये आई डॉट जो भी डॉट आएगा वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये मैथमेटिकल नोट की बात कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना बिफोर वी मूव फर्दर। इसको बात करें, कर्व है कोई भी, ये कर्व है, ये कर्व बेसिकली एक बहुत बड़े सर्कल में छोटा सा क्या है, अभी जैसा हम कांग्रेस सर्कल में दोबारा कर रहे हैं, एक बड़े सर्कल में क्या है, कर्व एक छोटा सा हिस्सा है। और जब सर्कल की बात आती है तो सर्कल क्या होता है, सर्कल की क्या दो चीजें होती है, उसका रेडियस होता है, उसका पहले सेंटर होता है और फिर उसका क्या होता है रेडियस। उसको इस पर्टिकुलर केस में रो से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, रो से। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, 1 प्लस dy by dx। dy by dx क्या है, यानी जो फंक्शन है ना इस पाथ का, जो भी फंक्शन है, दिस पाथ और फिर y is a function of x, ठीक है। तो इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, उसकी पावर 2 लेंगे और सारे को 3/2 करेंगे, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इस डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे उसे और वहां पे वैल्यू स्टोर करके आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा, ठीक है जी। व्हाट इज द, वेल दिस इज अ बिग क्वेश्चन। कर्व का तो आ गया, इट इज बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली पार्ट ऑफ अ सर्कल, that circle has infinite radius, it has straight line है ना, that is no radius, no infinite infinity वजह से। Now let's move on this point। बेटे ये बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है थोड़ा गौर से देखो, क्योंकि वो डायग्राम में जो डायग्राम में उसमें फर्क है और आपने बोर्ड में डायग्राम फॉलो कर लिया, ठीक है। वो सिर्फ स्कीमेटिकली शो किया हुआ है आपको, जूम इन पेशेंट। अच्छा जी, इस दी ओरिजिन। अब पार्टिकल कोई पाथ या आर्बिट्रेरी पाथ होता है, आर्बिट्रेरी मींस आरजी, कोई भी पाथ पार्टिकल उधर से चलना शुरू हुआ इस पाथ के अलावा, इस पाथ के, ये पाथ की रियाजियाती इक्वेशन हमें मालूम है हमें, तो उस इक्वेशन से हम इसका किसी भी सेगमेंट का रेडियस नोट निकाल सकते हैं। अच्छा, पार्टिकल वहां से चला है और इस पॉइंट पे आ गया, तो हम कहते हैं कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है इट इज अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और ये पार्टिकल के ऊपर क्या हुआ होगा, चिपका हुआ।
अब इसको मैं रख रहा हूं उसको ठीक है ऐसे ही करेंगे। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक बाजू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जा रहा है इस साइड और एक बाजू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जा रहा है ऐसे ही है ऐसे ही ये कौन सी डायरेक्शन है ये कर्व है ना ये कर्व के ऊपर क्या बन रहा है इट्स टेंजेंट टू द कर्व ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन ठीक है टेंजेंशियल डायरेक्शन है सही है इसको इसकी डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा ut उसका नाम क्या होगा ut थोड़ा और बड़ा डिस्कस करेंगे ut क्या होगा इसका ये हमेशा नीचे डायरेक्शन में रहेगा ना और ये वाली डायरेक्शन इसकी क्या है परपेंडिकुलर है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डायरेक्शन इसको हम क्या कहते हैं u जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी इसकी कोई वो वेलोसिटी हमेशा इस पर्टिकुलर केस में उसकी डायरेक्शन क्या होगी along the tangential direction along the इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है आप गाड़ी चलाते हो जा रहे हैं गाड़ी रोड पे जिधर आपने स्टीयरिंग नहीं मोड़ा तो गाड़ी किधर हो जाएगी उसी पॉइंट से सीधी बात होगी ऐसे है तो ठीक है यदि आप इमेजिन करें कि आप जा रहे हैं मैंने यहाँ पे नहीं मोड़ा तो गाड़ी किधर से इधर आया उधर नहीं मोड़ा तो हर दफा क्या है टेंजेंट क्या बन रहा है रोड का हर ये डायरेक्शन क्या बन रही है सॉलिड नहीं है सॉलिड टेंजेंट टू द वर्ड सॉलिड ठीक है अच्छा ये पार्टिकल अब यहां से चला थोड़ा सा आ गया अब मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा स्पैन ले रहा हूं जानबूझ के ताकि आपको पता चले तो आप देखिए आप टेंजेंट की डायरेक्शन क्या हो गई है ये हो गई है अब आप टेंजेंट टू द स्क्वायर की डायरेक्शन ये हो गई है और नॉर्मल की डायरेक्शन ये हो गई ऐसे ही है अब आप गौर करें कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सॉल्वेज 1 इसका मैग्नीट्यूड इधर भी एक रहा इधर भी एक रहा वो तो तब्दील लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है तो अब ये इस वेक्टर has been modified this has become u dash इसी तरह एक u dash ये ना अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान की आर्क कब हुई है क्या कब हुई है कोई आर्क कब हुई है ठीक है इस आर्क की लेंथ को हम इसके फासले को कह देते हैं ds क्या कहते हैं इसको ds और इस पॉइंट और इस आर्क का वो सेंटर बन रहा है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ बेटा पंखा बंद करो तो बोलना खास हो जाओ तो ब्लू है कलर और करके अल्लाह का वास्ता हमारे ऊपर रहेगा वास्ता थैंक यू ठीक है यहां तक क्लियर है
ठीक है। अब ये मैं इसको ब्लैक में कर, ये आर, ये वाली आर दिस इज ds, दिस इज ds, और इसके अगेंस्ट ये जो एंगल बनेगा आर के अगेंस्ट, ये आपके पास हो गया डी थीटा। ये क्या हो गया आपके पास डी, सही है। अच्छा, आप एक और चीज नोट करें कि ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है ना, वो पहले डिस्कस किया। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ में आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं ये हो गया है, ये से पहला है, ये कौन सा वेक्टर ड्रा किया मैंने, यूटी ड्रा किया, ठीक है। और यू डैश की किस तरह है, ये क्या है, यू डैश की है ना, ऐसे ही है। अब फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा u dash v vector is equal to इनिशियल वेक्टर था प्लस चेंज इन द वेक्टर प्लस du d का प्रोजेक्ट उसका यूज किया नोटेशन d की यूज की है प्लस du चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। यानी अब बेसिकली ये फाइनल वेक्टर बराबर है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब ये कौन सा वेक्टर बना है, ये कौन सा बना है, अब जरा गौर करें इस डी यू की डायरेक्शन कौन सी बन रही है, towards the center. This DUP is directed towards center की तरफ कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है, UN, ठीक है, सही है जी। तो अब इस DUP को फाइंड करते हैं, किसको फाइंड करते हैं, तो DUP बेसिकली क्या बन रहा है, इट इज ये एंगल क्या होगा मेरे बच्चा, व्हाट शुड बी दिस एंगल, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ये एंगल क्या बन रहा है मेरे बच्चा, हमने डी थीटा कहा है, क्यों ये डी थीटा क्यों बन रहा है, देखो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल क्या है डी थीटा, इनके परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल क्या होगा डी थीटा, वही एंगल क्या बनेगा यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। तो अब ये गौर से देखें कि ये बेसिकली हम आप इसमें ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिर से कि डी यू टी इज इक्वल टू 1 इनटू ये मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की, इसके, ठीक है। ये बेसिकली एक आर्क कैसा बन रहा है ना, ये आपको आर्क वाला फॉर्मूला याद होगा, this is the length of the arc, this is the theta and this is the r, तो s is equal to r theta था, हमारी क्लास में पढ़ा है, तो वही चीज है, बेसिकली काइंड ऑफ आर्क
दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय d थीटा विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, और ये लेंथ अगर बहुत क्लोज आएंगे पार्टिकल तो ये वाली लेंथ और इस आर्क की लेंथ बराबर हो जाएगी। आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? जैसे जैसे करीब आते जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको, अब ये मैंने मैग्नीट्यूड की बात की, किसकी बात की है? मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? टुवर्ड्स द सेंटर, इन नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ? तो अगर मैंने इसके ऊपर कैप डाल दिया, इसके ऊपर कैप डालने का क्या मतलब है? मैं इसको क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन इसको क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू, वन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा d थीटा इनटू ये un कहां से आ गया? ये u कैप n क्या है? कांस्टेंट। u कैप n क्या है? यूनिट वेक्टर। इधर से बोला क्या है? बताइए। यूनिट वेक्टर। इट्स अ यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स सेंटर, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डाला है तो इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब दोनों साइड्स को मैं बाय dt कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न आउट टू बी u डॉट t इज इक्वल टू थीटा डॉट इनटू, ऐसे है कि नहीं? तो ये तब्दीली अगर ओवर द पीरियड ऑफ dt, ये किसको कन्वर्ट हो गया? u डॉट t हो गया थीटा डॉट। सही है जी? क्लियर है? सर क्या